टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो चीज़ जापान 5 साल पहले अचीव कर चुका है, दुनिया वो आने वाले 5 साल में अचीव करेगी। जापान के बारे में जिसने भी ये बात कही 100% सच कही। ये एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया की सबसे हार्ड वर्किंग और सबसे हेल्दी पॉपुलेशन है। साथ ही साथ ये पूरी दुनिया का एक बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस है। इसकी तरक्की और खुशहाली को देखकर शायद कोई भी ये बात नहीं कहेगा कि आज से 75 साल पहले दुश्मन देशों के जरिए इसको पूरी तरीके से खंडर बना दिया गया था। दुनिया का पहला एटॉमिक बम जापान पर गिराया गया था, जिसकी वजह से जापान पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पूरी तरीके से बर्बाद हो जाने के बावजूद जापान ने आखिर कौन सी टेक्निक का यूज करके खुद को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा किया, बल्कि इतने कम वक्त में दुनिया के सामने एक बड़ी सुपर पावर के तौर पर उभरा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आप देख रहे हैं केएफ थॉट्स। बात है 1945 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने उरूज पर थी। दुनिया के लगभग सारे ही बड़े देश इस जंग में शामिल थे। एक तरफ जहां अमेरिका, रशिया, यूके और चाइना जैसे देश थे, तो वहीं उनके सामने जापान, जर्मनी और इटली जैसे देश लड़ रहे थे। मई 1945 तक आते आते हिटलर की मौत हो जाती है और जर्मनी सरेंडर कर देता है। लेकिन जापान ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। जापान किसी भी तरीके से सरेंडर करने पर राजी नहीं था। आखिरकार जापान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया जिसने वर्ल्ड वॉर सेकंड को तो खत्म कर ही दिया, साथ ही साथ हिस्ट्री को भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया। 6 अगस्त 1945 को सुबह सुबह मरियाना आइलैंड से एक बोइंग B-29 जहाज उड़ान भरता है। इस जहाज के अंदर लगभग 3 मीटर लंबा और 4400 किलो वजनी एटॉम बम था। इस जहाज का टारगेट था जापान का शहर हिरोशिमा। 8:15 पर 31,000 फीट की ऊंचाई से इस एटॉम बम को जहाज से हिरोशिमा पर गिरा दिया गया। बम ड्रॉप होने के ठीक 34 सेकंड के बाद एक बहुत बड़े धमाके के साथ ये बम फट गया। जहां पर ये बॉम्ब गिरा था उसके 12 किलोमीटर की रेंज में आने वाली कोई भी चीज पूरी तरीके से राख हो गई थी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो या कोई बिल्डिंग। 1 घंटे के अंदर 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और ये दिन खत्म होते होते लगभग 70,000 लोग इस हमले में मारे जा चुके थे। हिरोशिमा शहर के 70% हॉस्पिटल जलकर राख हो चुके थे और 90% डॉक्टर्स और मेडिकल वर्कर्स भी मारे गए। मजबूरी में दूसरे शहर से डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन बम की एटॉमिक रेडिएशन की चपेट में आकर उनमें से भी अक्सर या तो मर गए या कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ गए। लेकिन ये तस्वीर का आधा रुख था। तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। ठीक 3 दिन के बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक और एटॉम बम जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर गिराया। ये बम भी हिरोशिमा पर गिराए गए बम से कम खतरनाक नहीं था। इस बम की चपेट में आकर पहले ही दिन में 30,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। कलेक्टिवली देखा जाए तो हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों पर किए गए हमलों में 2,30,000 लोग मारे गए थे। जापान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका था। स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज, कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। जापान कब्रिस्तान बन चुका था और फिर 6 दिन के बाद जापान के एम्परर ने सरेंडर कर दिया। इतनी बड़ी तबाही होने के बावजूद भी जापान पर कोई रहम नहीं दिखाया गया। वर्ल्ड वॉर 2 जीतने वाले देशों ने जापान के अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लिया। वही जापान जो 19वीं सदी के आखिर में बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना के एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा किए हुए था, आज वो खुद दूसरे देशों का गुलाम बन चुका था। उस वक्त जापान की तबाही देखकर दुनिया में हर किसी का कहना यही था कि आने वाले 100 या 150 साल तक जापान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा और बहुत तेजी से तरक्की करती ये दुनिया जापान से बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन जापान ने इस तरीके के सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। कैसे, आइए जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दुनिया में एक और जंग शुरू हुई जो कि बिना हथियारों के लड़ी गई। इस जंग को कोल्ड वॉर कहा जाता है। ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच की जंग थी, जहां एक तरफ यूएसए कैपिटलिस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर यानी कि आज का रशिया कम्युनिस्ट ब्लॉक की कमान संभाले हुए था। 1949 में चाइना की सरकार का तख्ता पलट हो जाता है और वहां पर भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन जाती है। दुनिया के 2 बड़े ताकतवर देशों में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का आ जाना यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। लिहाजा साउथ ईस्ट एशिया के इस इलाके में अमेरिका को एक बहुत मजबूत दोस्त चाहिए था जो इन दोनों देशों के खिलाफ अमेरिका का साथ दे। और यहाँ पर अमेरिका की नजर जाती है जापान पर।
इस वजह से वही अमेरिका जो जापान के लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, अब उसकी मदद के लिए आगे आने लगा। सबसे पहले अमेरिका ने जापान के लिए 1.9 बिलियन यूएस डॉलर का एक फंड रिलीज किया, जो कि इंडियन रुपीस में 15,718 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि उस वक्त के लिहाज से वाकई बड़ा अमाउंट था। वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही के नतीजे में जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बैठ गया था, लिहाजा इस फंड से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जापान में नई फैक्ट्रीज लगाई गई। अगले ही साल यानी कि 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जंग शुरू हो जाती है। ये जंग इन दोनों देशों में बहुत तबाही लाई थी, लेकिन जापान के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका साबित हुई। जंग की वजह से इन दोनों देशों में डेली यूज में आने वाले प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज पड़ गई और जापान ने इस गैप को पूरा किया और इस तरीके से जापान ने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके तरक्की की मंजिल की तरफ अपने सफर की शुरुआत की। 1951 में जापान और इस पर कब्जा करने वाले देशों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट के नतीजे में जापान को इस शर्त के साथ आजाद कर दिया गया कि वो आने वाले वक्त में इन देशों के खिलाफ कभी भी जंग नहीं छेड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की तरफ से लड़ रहे फौजियों ने अब यहाँ की कंपनीज में काम करना शुरू कर दिया था और इस तरीके से इन कंपनीज को स्किल्ड वर्कर्स मिल गए और इस तरीके से जापान में प्रोडक्शन का काम तेजी के साथ चलने लगा। जापान की इंडस्ट्रीज ने कैमरा, रेडियो, टीवी, शिप्स और मोटरसाइकिल जैसे मॉडर्न प्रोडक्ट्स बनाने पर खासी तवज्जो दी। यूएसए गवर्नमेंट ने जापानीज प्रोडक्ट्स को अमेरिकन मार्केट में बहुत कम टैरिफ पर एंट्री दे दी और कुछ ही दिनों के बाद इन प्रोडक्ट्स ने अमेरिकन मार्केट के एक बहुत बड़े हिस्से को एक्वायर कर लिया। अमेरिका भले से ही जापान का कितना भी साथ दे रहा हो, लेकिन जापान के लोग न्यूक्लियर अटैक में होने वाली तबाही का जिम्मेदार अमेरिका को ही समझते थे। इसी वजह से उनके दिल में अमेरिका के लिए बहुत नफरत थी और इस नफरत को कम करने का काम किया जापानीज पीएम शिगेरू योशिदा ने। उनका कहना यह था कि जापान को अमेरिका के साथ अपने रिलेशन अच्छे करना चाहिए और बदला लेने या दूसरी जंग छेड़ने की बजाय अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए। उनकी गवर्नमेंट ने 1960 तक हर जापानीज सिटीजन की इनकम डबल करने का एम रखा, जिसको बहुत आसानी के साथ अचीव कर लिया गया। जापान के अंदर हो रही ये तरक्की अभी दुनिया के सामने पूरी तरीके से नहीं आई थी, यहाँ तक कि साल 1964 आ गया। इस साल जापान को समर ओलंपिक होस्ट करने का मौका मिला। जब दुनिया भर से स्पोर्ट्स लवर ओलंपिक देखने जापान पहुंच गए तो वो जापान की हालत देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जापान के अंदर हो रहे डेवलपमेंट को देखकर कोई भी ये बात नहीं कह सकता था कि सिर्फ 19 साल पहले इस देश पर एक न्यूक्लियर अटैक हुआ था, जिसके नतीजे में ये देश पूरी तरीके से तबाह हो गया था। जापान ने अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने पर सबसे ज्यादा फोकस किया। इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी यूरोपियन प्रोडक्ट्स से काफी ज्यादा अच्छी और यूनिक थी, इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में इनको हाथों हाथ लिया गया। 1972 तक जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था और 90s का दौर आते आते ये कंट्री इतनी ज्यादा स्टेबल हो चुकी थी कि इसने कई सारे गरीब देशों को फाइनेंशियल एड और डोनेशन देना भी शुरू कर दिया था। ठीक 50 साल पहले जो देश पूरी तरीके से वीरान हो चुका था, अब वो दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ी डोनर कंट्री के तौर पर उभर रहा था। जापान की इस हैरत अंगेज तरक्की के पीछे वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा रीजन है वहाँ का लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर होता ये है कि जब स्टूडेंट कॉलेज से पढ़कर किसी कंपनी में जॉब के लिए जाता है तो उसे वहाँ लाइफ टाइम जॉब के लिए रख लिया जाता है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंपनीज को फेथफुल और लॉयल एम्प्लॉयज मिल जाते हैं और एम्प्लॉयज को जिंदगी भर का रोजगार। आज के हालात की अगर बात की जाए तो आज का जापान दुनिया की तीसरी सबसे एडवांस इकोनॉमी है। ये दुनिया की सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री है। यहाँ पर क्राइम रेट 0% से भी कम है। यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर 2.8% से भी कम है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम किसी भी यूरोपियन कंट्री के एजुकेशन सिस्टम से कहीं बेहतर है और सबसे खास बात ये कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं। आज सोनी, पैनासोनिक, होंडा मोटर, टोयोटा मोटर, निसान और सुजुकी जैसी 50 से भी ज्यादा वर्ल्ड फेमस कंपनीज जापान से आती हैं। आज जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। वर्ल्ड जीडीपी में जापान का हिस्सा ऑलमोस्ट 9% का है। इस देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 साल है। वहीं इसके मुकाबले में इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल और पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी महज 66 साल है। जीरो से हीरो बनने तक का जापान का ये सफर दुनिया के बहुत सारे गरीब और छोटे देशों के लिए एक मिसाल है। वैसे आपका जापान के इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।